नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा समाज भाषा विज्ञान भाषा और समाज चैप्टर 6 को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो परिचय देखते हैं। भाषा एक सामाजिक प्रकार्य है जिसका उत्थान पतन समाज के भीतर ही होता है। समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत समाज में प्रचलित भाषा के विविध रूपों का अध्ययन किया और समाज के अंतर्संबंधों का विश्लेषण कर भाषिक परिवर्तनों और उसके लिए जिम्मेदार कारकों का संज्ञात्मक प्रस्तुतिकरण समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत होता है। प्रयोग भाषा और बोली, भाषांतर भेद, बहुभाषिकता, अंतरण एवं कोड मिश्रण, हिंदी भाषा के विविध रूपों आदि का अध्ययन भाषा पर सामाजिक व्यवस्था के प्रभाव को परिलक्षित करता है। भाषा व्यक्ति से होकर समाज में अंतर्मूर्त कारकों से परिवर्तित होता है। इसी का विश्लेषण इस इकाई में करेंगे। समाज भाषा विज्ञान भाषा और समाज में अन्योन्य आश्रित का संबंध है तथा उसमें एक दूसरे को प्रभावित करने का पूर्ण सामर्थ्य भी है। भाषा के बिना समाज और समाज के बिना भाषा के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाषा और समाज के बीच के अंतर्संबंधों की महत्ता ने ही भाषा वैज्ञानिक J.R. फर्थ को समाज भाषा विज्ञान नाम और उसका विवेचन करने को उद्देलित किया। भाषा एवं समाज के बीच पाए जाने वाले सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन एवं विश्लेषण समाज भाषा विज्ञान करता है। यह भाषा के उन सभी पक्षों एवं संदर्भों का अध्ययन करता है जिनका संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रकार्य के साथ होता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों की भाषिक असीमता, भाषा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण एवं अभिवृद्धि, भाषा की सामाजिक शैलियाँ, बहुभाषिकता का सामाजिक आधार, भाषा नियोजन आदि भाषा के अध्ययन के सभी संदर्भ इसके अंतर्गत आते हैं। समाज भाषा विज्ञान यह मानकर चलता है कि भाषा समाज सापेक्ष प्रतीक व्यवस्था है और इस प्रतीक व्यवस्था के मूल में ही सामाजिक तत्व निहित रहते हैं। समाज भाषा विज्ञान की यह मान्यता है कि भाषा की सामाजिक बोध अथवा उसके सामाजिक प्रयोजन से अलग करके देखना असंगत है। वह भाषा को शुद्ध प्रतीकों की व्यवस्था न मानकर सामाजिक प्रतीकों की एक अव्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है। भाषा विविध्य समाज भाषा विज्ञान अपने अध्ययन के रूप में समाज के अंतर्गत भाषा में होने वाले विविध प्रकार के भेदों पर दृष्टिपात करता है। भाषा विज्ञान में जहाँ भाषिक अध्ययन का लक्ष्य व्याकरण होता है तथा भाषा व्यवहार के प्रकृति नियमों पर आधारित होती है, वहीं समाज भाषा विज्ञान में भाषिक अध्ययन का लक्ष्य संपूर्ण भाषा होती है तथा भाषा व्यवहार के प्रकृति व्यक्ति की सामाजिक भूमिका पर आधारित होती है। भाषा का समाज सापेक्ष अध्ययन ही भाषा के अंतर्गत होने वाले सूक्ष्म भेदों को भी प्रकट कर देता है। इन भेदों में कई स्तर होते हैं। यह व्यक्ति स्तर का भेद जो व्यक्ति के व्यक्तिगत शैली, रहन सहन, नौकरी पेशा, क्षेत्र विशेष आदि से होते हैं। कुछ लोग कण, रण आदि के उच्चारण में अण की जगह पर न का उच्चारण करते हैं। यह क्षेत्र विशेष की बोली का प्रभाव है जिसे व्यक्ति कोड के रूप में अधिगम कर लेता है। इसी प्रकार किसी खास पेशे से संबंधित व्यक्ति अपने भाषा व्यवहार में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो केवल उसी पेशे में किसी विशिष्ट अर्थ का द्योतक है। समाज भाषा विज्ञान में तो यहाँ तक कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग भाषा होती है, किंतु यह अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन पर आधारित
विश्लेषण है। भाषा का समग्र रूप इन्हीं परिवर्तनों को समेकित कर उपस्थित होता है। भाषा और बोली। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बोली का भी उतना ही महत्व है जितना कि भाषा का। किसी क्षेत्र विशेष की बोली ही जब राजनीतिक, साहित्यिक और ज्ञान विज्ञान तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपना महत्व स्थापित कर लेती है, तब वो भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। बोली एक प्रकार की भाषा है जो सीमित क्षेत्र एवं बोलचाल के रूप में व्यवहृत होती है। बोली एवं भाषा की स्थिति एवं उत्थान पतन को एक आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है। जब कोई भाषा प्रशासनिक एवं साहित्यिक दर्जा प्राप्त कर मुख्य धारा में प्रचलित होती है, तब कोई बोली उसके समांतर आम लोगों में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होती रहती है। धीरे में मानकीकरण एवं व्याकरणिक प्रतिबद्धता के कारण एक ठहराव सा आ जाता है, तब लोग जीवन में व्यवहृत कोई समर्थ बोली भाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है। हालांकि हिंदी भाषा के संदर्भ में देखा जाए तो 15वीं से 18वीं सदी में अवधी एवं ब्रज भाषा ही उन्नत व्यवस्था में थी, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त गद्यात्मक विशेषता के कारण खड़ी बोली हिंदी को भाषा का स्थान मिला। समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत बोलियों का महत्व उसकी जीवंतता, विचलन एवं सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण है। इसके साथ ही समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत बोली विज्ञान नामक स्वतंत्र विषय अध्ययन के रूप में उपस्थित है, जो बोलियां की भौगोलिक सीमाओं के साथ उनकी विविध शैलियों को प्रस्तुत करता है। भाषा के सामाजिक स्तर भेद। भाषा का अध्ययन जब व्यक्ति स्तर पर किया जाता है, तब भाषा में कई भेद प्रकट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग विशिष्ट पहचान होती है, जिसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर उसकी भाषा व्यवहार एवं भाषा प्रयोग की भिन्नता स्पष्ट रूप से नजर आती है। उदाहरण स्वरूप जाति, लिंग, शिक्षा, उम्र, पेशा आदि भेद व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ साथ भाषा प्रयुक्ति के क्षेत्र में भी विशिष्ट शैली प्रदान करता है। भारतीय समाज में जातिगत भिन्नता ने भी भाषा में विविधता पैदा की है। संस्कृत भाषा के कई साहित्यिक ग्रंथों में प्राकृत को अछूतों तथा निम्न जाति के लोगों की भाषा कहा गया है, जबकि इसी प्राकृत ने सन ईस्वी से 500 ईस्वी तक के साहित्यिक एवं प्रशासनिक भाषा के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखा। शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति के बीच में उच्चारण एवं व्याकरणिक शुद्धता संबंधी भेद परिलक्षित होते हैं। इस प्रकार हिंदी भाषी समाज में सर्वनाम के कई रूप मिलते हैं, जो उम्र के अनुसार आदरसूचक, मित्रवत एवं शिष्यवत प्रयोग के लिए अलग अलग है। भाषिक विविधता का एक और कारण व्यक्तिगत पेशा है। उदाहरण स्वरूप व्यक्ति जिस पेशे से जुड़ा होता है, उसकी खास प्रयुक्तिपक शब्द एवं शैली का अपना सामान्य व्यवहार में भी प्रयोग करने लगता है। अतः भाषा के विविध रूपों के लिए उत्तरदायी कारणों में लिंग, उम्र, जाति, शिक्षा, पेशा आदि के अतिरिक्त क्षेत्रीय विशिष्टता भी शामिल है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत अनेक क्षेत्रीय बोलियां मौजूद हैं। परस्पर बोधगम्यता होने के कारण ही इन्हें एक भाषा के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, अन्यथा ये अलग भाषाएं कहलाती हैं। संपर्क में भाषाएं। भाषा देश विविध सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ विविध भाषिक समुदायों के देश है। यह सांस्कृतिक एवं भाषिक समन्वय भारतवर्ष पर अनेक विदेशी आक्रांताओं की देन है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पूरा देश ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के बीच की दूरियां नहीं के बराबर हो चुकी हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फलतः अपने संपर्क में भाषाओं के बीच संघर्ष और सम्मिश्रण दोनों ही अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप आज
भारतवर्ष में हिंदी के साथ अंग्रेजी का धड़ेल से प्रयोग कोड मिश्रण का सफल प्रयास है। आम जनजीवन में भी प्रयोक्ता इस प्रकार की भाषीय विविधता से वंचित नहीं रह सकता है। अतः द्विभाषिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो दो से अधिक भाषाओं के प्रयोग की दक्षता बहुभाषिकता का संकेत देती है। बहुभाषिकता और द्विभाषिकता के विविध रूप। बहुभाषिकता तथा द्विभाषिकता एक ऐसी भाषिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति में दो या दो से अधिक भाषाओं के प्रयोग की क्षमता होती है। व्यक्ति बाल्यावस्था में जिस भाषा का अधिगम करता है उसके अतिरिक्त अन्य भाषा का प्रयोग उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, वैश्विक परिदृश्य आदि के कारण आवश्यक बन जाती है। अतः द्विभाषिक की अव्यवस्था हमेशा से समय की मांग रही है। समान अधिकृत द्विभाषिक प्रयोक्ता दो भाषाओं को स्वतंत्र रूप में प्रयोग में लाते हैं और उनके व्यवहार में दोनों भाषाएं दो भिन्न प्रकार के संस्कृति एवं जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति का साधन बनाती हैं। द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता के विविध रूपों को बाह्य एवं आंतरिक दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जब बाह्य रूप की बात करते हैं तो तब इसका संबंध अन्य भाषा प्रयोग से होता है तथा अन्य भाषीय दक्षता से होता है, जिसमें प्रयोक्ता अपनी मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी देशी भाषा में कौशल प्राप्त करता है। दूसरी स्थिति वह होती है जब प्रयोक्ता अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी विदेशी भाषा में दक्षता प्राप्त कर उसका प्रयोग करता है। द्विभाषिक प्रयोग के आंतरिक रूप में प्रयोक्ता दो विभिन्न बोलियों तथा उच्च भाषा एवं निम्न भाषा का प्रयोग करता है, जिसमें उच्च भाषा का प्रयोग साहित्यिक लेखन, अध्यापन, रेडियो वार्ता आदि के रूप में करता है। कोड अंतरण और मिश्रण। भाषिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में प्रयोक्ता जबकि एक साथ भाषा के अंतर्गत किसी दूसरी भाषा के वाक्य का प्रयोग कर देता है तब उसे कोड अंतरण अथवा कोड परिवर्तन कहते हैं। जैसे आज आपका काम नहीं हो सकेगा, देन यू कैन गो नाउ। द्विभाषिक की इस स्थिति में प्रयोक्ता एक भाषा में दूसरे भाषा का पूरा वाक्य और वाक्यबंध मिला देता है। इस प्रकार का प्रयोग प्रयोक्ता की अन्य भाषा में दक्षता का परिचायक है। इस प्रयोग अधिकांशतः शिक्षित व्यक्तियों द्वारा होता है। कोड मिश्रण के अंतर्गत प्रयोक्ता दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्द, पदबंधों, उपवाक्यों आदि का मिश्रण करता है। इस प्रकार का प्रयोग आज आम बोलचाल की भाषा धड़ेले से होता है। आज के परिवेश में कोड मिश्रण एक स्वाभाविक प्रयुक्ति के रूप में मिल जाती है, जिसमें शिक्षित, अशिक्षित, अमीर, गरीब, वयस्क, बच्चे सभी शामिल है। कई बार प्रयोक्ता की मातृभाषा में भी अन्य भाषाओं में कोड मिश्रित हो जाते हैं तथा उनका प्रयोग भी अत्यंत सहज रूप में प्रचलित होता है। जैसे हिंदी में अंग्रेजी के कोड का मिश्रण, प्लीज़, चलो ना, हाँ, आजकल, जब रहा हो, मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पिकअप कर लेना इत्यादि। वस्तु कोड अंतरण एवं कोड मिश्रण का प्रयोग बहुलता के साथ मिलता है, लेकिन इनमें भी एक व्यवस्था मिलती है जो वाक्य संरचना को उपयुक्त बनाए रखने में तथा संप्रेषण की पूर्णता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुभाषिकता में जन्मी पिंचिन, क्रियोल और मिश्रित भाषाएं। पिंचन एक संक्रमण प्रक्रिया से उत्पन्न भाषा है जो बहुभाषिक समुदाय के परस्पर संपर्क का परिणाम है। पिंचन दो भाषाओं के संपर्क से उद्भूत विभाषा है जो भाषिक समुदाय में परस्पर विचार विनिमय की आवश्यकता को लेकर उत्पन्न होती है। एक और भाषीय स्तर विभिन्न होने के कारण तथा दूसरी ओर विचार विनिमय की प्रबल आवश्यकता के कारण दोनों समूह अपनी अपनी भाषाओं का व्याकरणिक संरचना की शुद्धता की प्रति दुराग्रह त्याग कर पारस्परिक बोधगम्य के लिए जिस भाषा को जन्म देते हैं उसकी संरचना उसकी अपनी मूल भाषाओं की संरचना
से कहीं अधिक सरल और संक्षिप्त होती हैं। भाषा के इसी रूप को पिजन की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। पिजन का जन्म संप्रेषणीयता की आवश्यकता के कारण होता है और चूंकि संप्रेषणीयता की आवश्यकता एक निश्चित व्यवहार क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, अतः यह किसी की भी मातृभाषा बनने में असमर्थ होती है। यह एक भाषा के दबाव के फलस्वरूप उत्पन्न सरलीकृत भाषा है, अतः यह एक मिश्रित भाषा नहीं है। इस प्रकार जब यही पिजन किसी क्षेत्र में बहुप्रचलित होकर मातृभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाए तो वो क्रियोल कहलाती है। क्रियोल एक प्रकार की आवश्यकता जन के रूप में उत्पन्न होकर प्रगति के चरमोत्कर्ष क्रियोल का रूप धारण करती है। यहाँ क्रियोल का उत्पन्न जन समुदाय होता है तथा इसके मानकीकरण का प्रश्न उपस्थित होता है। अतः जहाँ पिजन को कोई भाषा न कहकर भाषा रूप कह सकते हैं, जबकि क्रियोल एक भाषा होती है। उदाहरण स्वरूप पिजन भाषा के रूप चीनी पिजन, अंग्रेजी मलेशियन पिजिन, अंग्रेजी बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी आदि एवं क्रियोल के रूप में कैलिफोर्निया की अंग्रेजी तथा मॉरिशस की होशियन फ्रांसीस आदि। भाषा क्षरण, अनुरक्षण आदि और संघर्ष। भाषा एक जटिल सामाजिक कार्य है जिसमें परिवर्तन अनिवार्य रूप से होते रहते हैं। समाज भाषा विज्ञान में भाषा के सभी प्रकार के विचलनों का अध्ययन किया जाता है तथा भाषा के जीवंत रूप, चाहे वो व्याकरणिक मानदंड पर ही सही नहीं उतरे, को भी अध्ययन एक विश्लेषण का केंद्र मानता है। भाषा परिवर्तन में जहाँ एक और भाषा क्लिष्टता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, वहीं कभी कभी बहुभाषिकता आदि कारणों से भाषा विलुप्त हो जाती है। भाषा की यह विलुप्त उसका नष्ट होना नहीं है, बल्कि उसके स्वरूप में मात्रात्मक परिवर्तन का द्योतक है। आज पाली, प्राकृति आदि भाषाएं अपने रूप परिवर्तन के कारण अस्तित्व में नहीं है। समाज भाषा विज्ञान में समाज में प्रचलित भाषिक कोडों का विश्लेषण होता है, न कि इतिहास की गर्भ में छिपी विलुप्त भाषाओं का। इसी प्रकार कई भाषाएं द्विभाषिक अथवा बहुत भाषिक कारणों से अपना अनुरक्षण भी करती रहती हैं। हालांकि यह अनुरक्षण प्रक्रिया कुछ स्वरूपगत परिवर्तन के साथ ही संभव हो पाती है। उदाहरण स्वरूप हिंदी और मराठी भाषा से उत्पन्न मराठी हिंदी में हिंदी वो नहीं आएगा, मराठी ते यालार नाही, मराठी हिंदी वो आएगा नहीं। इसी प्रकार तमिलनाडु से 1000 वर्ष पहले कर्नाटक में जो बसे तमिल भाषियों ने तमिल को सुरक्षित रखा है, वे संकेती कहते हैं। भाषा में संघर्ष की स्थिति बहुभाषिक समाज में अनिवार्य रूप से होती रहती है। यहाँ तक कि एक भाषा के अंतर्गत विभिन्न बोलियां के बीच भी संघर्ष तेजी से चलती है, जो कभी कभी शब्द, क्रिया तथा वाक्य तक को प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप दिल्ली की हिंदी भाषा में उसने अपना काम करा होगा। बहरहाल भारतीय भाषाओं के बीच संघर्ष की यह स्थिति अत्यंत ही सहज एवं सकारात्मक रूप से प्रयोक्ता एवं श्रोता को स्वीकार्य होती है। आज हिंदी एवं अंग्रेजी का संघर्ष अत्यंत ही विडंबनापूर्ण है, जिसमें मातृभाषा हिंदी की स्थिति को बनाए रखने एवं विभिन्न प्रयुक्ति के संदर्भ में अनेक सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। भाषा और सामाजिक संदर्भ। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। समाज में व्यक्ति परस्पर वार्तालाप के संदर्भ में भाषा का प्रयोग करता है, किंतु भाषा केवल वार्तालाप का साधन ही नहीं है, वरन एक व्यक्त संबोधन है जो समाज के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्य, व्यापारों, आपसी संबंधों आदि का प्रकटीकरण करता है। समाज का निर्माण परिवार से होता है तथा परिवार व्यक्ति से बनता है। अतः समाज की न्यूनतम इकाई व्यक्ति के आपसी संबंधों को भाषिक कोड देने तथा रिश्ते नाते के लिए प्रयुक्त संबोधन शब्दों की आवश्यकता को भी भाषा पूरी करती है। संबोधन के शब्द। भाषा सामाजिक संबोधनों की आवश्यकता को पूरी करती है। ये संबंध औपचारिक तथा आदर सूचक भी हो सकते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि किसी अनजान व्यक्ति से अगर समय पूछना हो तो संबोधित करेंगे भाई साहब, भैया, बहन जी, माता जी, महाशय, अंकल, आंटी आदि। इसी प्रकार भाषा में जब प्रयुक्त स्तर के कार्यालयी पत्र, संविदा, आमंत्रण, निविदा आदि में श्रीमती, श्रीमान, महाशय, महोदय आदि संबोधन का प्रयोग होता है। नाते रिश्तेदारों के लिए प्रयुक्त संबोधन। समाज में मनुष्य के आपसी रिश्तों तथा संबंधों के लिए भाषा में विशिष्ट संबोधन कोड का इस्तेमाल होता है। सामाजिक संदर्भ में रिश्ते का महत्व बताते हुए रेडक्लिफ ब्राउन तथा डेरिस फोर्ड का कहना है कि रिश्तों की व्यवस्था सामाजिक संबंधों एक व्यवस्था है, से पूरी सामाजिक संरचना का एक अंग माना जा सकता है। एक दूसरे से संबंधित व्यक्तियों के पारस्परिक कर्तव्य एवं अधिकार इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार रिश्ते को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है तथा जन्म, विवाह और मृत्यु इन तीनों के आधार पर संबंध व्यवस्था समाज को नियंत्रित करते हैं। रिश्ते की व्यवस्था के मूल में परिवार होता है। जन्म के द्वारा एक बच्चे का उससे संबंधित व्यक्तियों से संबंध स्थापित होता है तथा वह केवल जन्म लेने से ही कई व्यक्तियों के साथ भाई, भांजे, भतीजे, पुत्र आदि का स्थान ग्रहण कर लेता है। वयस्क होने पर विवाह आदि के उपरांत रिश्तों में बढ़ोतरी होती है तथा ससुर, सास, साला, साली आदि रिश्तेदारों के संबोधन की शब्दावली का प्रयोग होता है। मृत्यु का रिश्तेदारों के कर्तव्य और अधिकार के रूप में संबंध होता है। परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर अन्य संबंधियों के बीच अलग अलग कर्तव्यों के बोध को देखा जा सकता है। अतः भाषा व्यवहार के अंतर्गत रिश्ते नाते के शब्दों का भी कम महत्व नहीं है। यह प्रयोग सामाजिक व्यवहार में होने वाले को रेखांकित करता है तो समाज में व्यक्ति के बीच के संबोधन संबंधी शब्दों की विभिन्नता को भी प्रकट करता है। रंगों के शब्द। प्रत्येक समाज में रंगों के संबोधन के शब्द अलग अलग होते हैं। साथ ही रंगों की पहचान व उनके प्रकारों के लिए भी शब्दों का प्रयोग प्रत्येक समुदाय की खास विशिष्टता है। यह सर्वथा यादृच्छिक होता है। अर्थात अफ्रीका की अधिकतर भाषाओं में केवल 3 रंग सफ़ेद, काला और लाल के द्वारा समूची रंगवली को विभक्त किया जाता है। मैक्सिको की भाषा में 5 रंगों के लिए शब्द है, एक नीले और हरे रंग के लिए एक ही शब्द होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में समस्त रंगावली 7 रंगों में विभक्त है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रत्येक समाज भौतिक तथ्यों को भी अपनी विशिष्ट प्रकार के अभिव्यक्ति के अनुरूप देखता व वर्णित करता है तथा ये सभी यादृच्छिक होते हैं। हिंदी में भाषा विविध्य। हिंदी भाषा अपनी विविधता में एकता के साथ प्रयुक्त होती है। 1000 ईस्वी के आसपास से आरंभ इस भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां आती है, लेकिन फिर भी हिंदी के क्षेत्र में लोग बोलियों के क्षेत्र के लिए अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का ही अधिगम करते हैं। हिंदी भाषा की विविधता के आधार पर 5 उपभाषाओं तथा 18 बोलियां में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बूंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पूर्व हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में है मैथिली, मगही, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। हिंदी भाषा भारत के सर्वाधिक जनसमूह की भाषा है। इस भाषा का प्रयोग द्वितीय संप्रेषण भाषा के रूप में भी होता है, जो अधिकतर अहिंदी भाषी नगरों में पारस्परिक संघर्षों के पश्चात उपस्थित होता है, जैसे बम्बईया हिंदी, जिसे मराठी हिंदी भी कहा जा सकता है। दिल्ली की हिंदी में हरियाणी, पंजाबी, मेरठ आदि क्षेत्र की भाषाओं का सम्मिश्रण हो चुका है। अतः यहाँ की भाषा में शैलीभेद, बालाघात आदि पर्याप्त परिवर्तन हिंदी में दृष्टिगोचर होता है, जैसे आप कब जाओगे, मेरे को पढ़ना है आदि। इसी प्रकार है हैदराबादी की हिंदी में
इस संपर्क भाषा के रूप में तेलुगु हिंदी अथवा हैदराबादी हिंदी के रूप में ढल चुकी है। अतः औद्योगिक नगरों की उपस्थिति भाषाओं का आपस संघर्ष, सामाजिक आवश्यकताएं आदि कारण से भी भाषा के लिए समाज में एक विशिष्ट प्रकार की प्रयुक्तिजन्य उपादान उपस्थित किया गया है। तो ये था आपका हिंदी समाज विज्ञान और हिंदी भाषा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो आप ज़रूर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ये आपके उपयोग में है तो आप इसे पढ़िए। और एक सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं बन चुके, जो कि दुख की बात है। तो आप ही उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो एक वीडियो में तो जो देखते वो उनका एक सब्सक्राइब तो दे सकते हैं। और इसी से मैं ये पाठ यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।